हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सीरीज में फर्स्ट क्लास में अपन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें अपन 2013 से 2024 तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए वो सब डिस्कस करेंगे। 2024 से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें अपन ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विजडम अकेडमी _ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। पहले देखते 2024 में इससे कितने क्वेश्चन आए थे। तो 2024 में अपने आए 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे। 2022 में 4, 21 में 7 क्वेश्चन, 20 में 9 क्वेश्चन, 19 में 6, 2018 में 12 क्वेश्चन, 17 में 7, 16 में 6, 18 में 5, 15 में 5 8 और 14 में 5, 13 में 6 क्वेश्चन। मैक्सिमम अपन अगर देखें तो मैक्सिमम पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन और मिनिमम में अपने पूछे गए 3 क्वेश्चन। यहाँ पे 24 में अपने 2 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन अपन एंशियंट मिडाइवल वाला जो पीवाईक्यू सीरीज करेंगे उसमें कवर करेंगे। जो भटकल से रिलेटेड पूछा था, भटकल का जो फोर्ट है वो किसकी परमिशन से बनाया था पोर्तुगीज ने। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मॉडर्न में भी कवर कर सकते हैं, मिडाइवल में भी कवर कर सकते हैं। उसको अगर अपन इंक्लूड कर ले तो मैक्सिमम अपने 2024 में 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपन 2024 के पेपर से। 2024 में मॉडर्न हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टाब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, जिसमें क्या इंक्लूड होगा, एक तो जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे वो, प्लस जो प्रिंसली स्टेट है, इन दोनों को इंक्लूड करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स थे ये गवर्नर जनरल के अंडर में रखे गए थे, गवर्नर जनरल के अंडर में रखे गए थे, ना कि फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर में। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दे रखा है, अंडर रेतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बेड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज। रेतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि डायरेक्टली किसानों को जो ब्रिटिशर्स था उनको रेवेन्यू देना होता था, वो भी केस में देना होता था। इसमें बेड हार्वेस्ट या क्रॉप फेलियर से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था। अगर क्रॉप फेलियर होता है तो भी किसानों को जो रेवेन्यू है वो देना होता था, इसीलिए जो मनी लेंडर का ट्रैप था उसमें किसान फंस जाते थे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड दे रखा है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यू टू स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। स्टेटमेंट करेक्ट है। जमींदारी सिस्टम में एक सनसेट क्लोज था। इस सनसेट क्लोज के तहत जो डेडलाइन होती थी उससे पहले पहले अगर जमींदार से रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और दूसरे जमींदार को वो दे दी जाती थी। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और 1 वाला इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट अपन देखते हैं 2023 के पेपर से। इसमें पहला पूछ रखा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट सीवेल और जेम्स बर्गेस वोल्टर इलियोट वर एसोसिएटेड विथ। कुछ हमें ब्रिटिशर्स के नाम दे रखे हैं या फिर जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे उनके नाम दे रखे हैं और पूछ रखा है कि ये किससे रिलेटेड थे मेनली। ये अपने थे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड। इनकी डिटेल देख लेते। अलेक्जेंडर जो रिया थे, अलेक्जेंडर रिया आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो तमिलनाडु में एक साइट है पलावरम, पलावरम का एक्सकेवेशन किया था। फिर दे रखा ए एच लॉन्गस्ट, ए एच लॉन्गस्ट ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे और आर्ट हिस्टोरियन थे। इन्होंने किया था सिस्टमेटिक डिगिंग ऑफ नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा का जो एक्सकेवेशन है वो ए एच लॉन्गस्ट के द्वारा किया गया। फिर है रॉबर्ट सीवेल, रॉबर्ट सीवेल सिविल सर्वेंट थे, प्लस ये आर्कियोलॉजिकल वर्क भी किया था। इन्होंने जो अमरावती का स्तूप था इससे रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिकल वर्क है वो कंप्लीट किया था रॉबर्ट सीवेल ने। फिर है जेम्स बर्गेस, जेम्स बर्गेस ये फाउंडर थे इंडियन एंटीक्वेरीज इन 1872 एंड इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 19th सेंचुरी। ये सब अपने आर्कियोलॉजिस्ट है, उनके नाम दे रखे और अपने को बताना था कि ये मेनली किससे रिलेटेड है। बाकी ऑप्शन में देखें तो इस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस, चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया। राइट आंसर इसमें अपना ऑप्शन फर्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस।
फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में डिक्लेयर किया गया। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, इट वाज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। सो इसमें अपन देखें तो 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अपना, वो 7 अगस्त 1905 से ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें मेनली अपनी जो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका यूज करने के लिए प्रमोशन किया गया था। सो इसी के नाम पे फिर अपना 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा अपना। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नीचे देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डेजिग्नेट द 7 अगस्त every year as the national handloom day and it was inaugurated on 7 अगस्त 2015। सो 2015 से नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था अपने 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन 2022 के पेपर से, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस ऑन ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो गजपति जो रूलर्स है इनकी अपनी टाइमलाइन है वो 14th सेंचुरी के आसपास है। इनकी जो टाइमलाइन है वो अपनी है 542। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई थी 16th सेंचुरी में, 1605 के आसपास इसकी स्थापना होती है। तो दोनों की टाइमलाइन ही मैच नहीं होती। यहाँ पे अपना पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले को अपन ऑप्शन से हटा देते हैं तो बाकी अपना ऑप्शन 2 और 3 बचता है। दोनों स्टेटमेंट बाकी भी देख लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुक्वार्क्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान, स्टेटमेंट करेक्ट है। बीजापुर सुल्तान से गोवा कैप्चर किया था विजयनगर साम्राज्य की सहायता से। फिर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टाब्लिश ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। विजयनगर एम्पायर के एक डिसेंडेंट्स थे, वो मद्रास में रूल कर रहे थे, उनसे लैंड लीज पे लेके वहां पे मद्रास की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। बरिंदर कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस, विच वो अमंग द फॉलोइंग वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। इनमें से कौन कौन से गदर पार्टी से रिलेटेड थे? तो बरिंदर कुमार घोष अपने मेनली रिलेटेड थे युगांतर से रिलेटेड। जोगेश चंद्र चटर्जी ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी 1924 में, इससे रिलेटेड। रास बिहारी बोस ये अपने गदर पार्टी से रिलेटेड थे। सो ऑप्शन इसमें ओनली 3 हो जाएगा करेक्ट, बाकी दोनों अपने गदर पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, एक युगांतर से और दूसरा एचआरए से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पहला दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल आया था उसमें दिया गया था कि जो प्रोविंसेस हो गए वहां से तो इलेक्टेड मेंबर आएंगे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें दे रखा है नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। सो प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी वहां से मेंबर इलेक्टेड होके आएंगे, और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से मेंबर नॉमिनेटेड होके आएंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। फिर दे रखा है, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर किसी प्रोविंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और सेपरेट ट्रीटी कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है फिर 2021 के पेपर से पहला क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। सो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी यानी 1601 से 1625 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहाँ पे फैक्ट्रीज की स्थापना की गई थी? पहला दे रखा भरूच वाला करेक्ट है। भरूच में जो फैक्ट्री है वो बनी थी 1619 में। बाकी सिकाकोल एंड त्रिचिन्नोपली ये दोनों ब्रिटिश से रिलेटेड नहीं थी, तो ये दोनों अपने इनकरेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव एज ऑफ 21।
सो स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1900 जो 19 के आए थे उसमें 21 साल से ऊपर वाली सभी महिलाओं को वोटिंग राइट दिए गए थे। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ओवरऑल लिमिटेड रिजर्वेशन, लिमिटेड वोटिंग राइट्स ही दिए गए थे। 21 से ऊपर एडल्ट फ्रेंचाइज वाला अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी ये राइट्स डायरेक्टली दिए गए थे। तो स्टेटमेंट यहाँ पे अपना इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। सेकंड स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें महिलाओं के लिए जो लेजिस्लेचर थे उसमें रिजर्व सीटें रखी गई थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। Next up, with reference to 8th August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? 8 अगस्त 1942 है, ये इंडियन हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, अपना जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसका स्टार्टिंग हुई थी 8 अगस्त 1942 को। इसका रेजोल्यूशन जो था वो एडोप्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला इसमें अपना करेक्ट था। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज एडोप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। ये अपना एडोप्ट किया गया था ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज। सो तीन हमें शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये मेनली किससे रिलेटेड थे? तो ये तीनों अपने रिलेटेड थे जो इंडियन नेशनल आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस की, उसमें ये मेन ऑफिसर्स थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। फिर इनका 1945 नवंबर से मई 1946 के बीच में इनका ट्रायल्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी मूवमेंट हुआ था, वो सब अपन पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर आता है अपना इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले, उस सब में कि ट्रायल से रिलेटेड क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune female school? So जो Bethune female school है या हिंदू फीमेल स्कूल थी, इसके सेक्रेटरी के रूप में इनमें से कौन थे? ऑप्शंस दे रखा है, एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेक्रेटरी थे बेथुन स्कूल के। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मदनपल्ली आंध्र प्रदेश की एक साइट है, ये मेनली किससे रिलेटेड थी या फिर क्यों फेमस है? पहला दे रखा, पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। फिर है, पटापी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। थर्ड है, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एनीथिंग फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। फोर्थ है, मैडम ब्लावत्स्की एंड कोलन ओलकोट सेटअप हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। तो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने जो नेशनल एनी थीम थी इसका बंगाली से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में किया था। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। Next, who among the following is associated with songs from prison, a translation of ancient Indian religions, lyrics in English? So songs from prison ये मेनली किससे रिलेटेड थे या किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, बनिया इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ स्टेट। सो मिरासीदार वाला करेक्ट है अपना, बनिया वाला भी करेक्ट है, औरंग वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है। औरंग क्या थे? औरंग एक पर्शियन टर्म है जिसका मीनिंग है वेयर हाउस, वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड। तो औरंग वाला ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे, बाकी बनिया और मिरासीदार वाला करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, विच of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century? So industrial revolution का इंडिया में क्या इम्पैक्ट देखा गया था? पहला ऑप्शन दे रखा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रियून्ड, मशीन वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन लार्ज नंबर्स। थर्ड दे रखा है, रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फोर्थ दे रखा है, हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडिया में मेजर क्या इम्पैक्ट देखा गया था कि यहाँ हमारी जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसमें बहुत तेजी से डिक्लाइन देखने को मिला था, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर और मशीनों से बनने वाले कपड़े ये सब आने लगे, तो उससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। राइट आंसर हो जाएगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज। 20वीं शताब्दी में इंडिगो की कल्टीवेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है, उसका मेजर रीजन क्या था? पीजेंट्स रेजिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स,
सेकंड दे रखा है इट्स इन अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, नेशनल लीडर्स ऑपोजिशन टू कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ प्लांटर्स। सो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, इट्स इन अनप्रॉफिटेबिलिटी इन वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। क्योंकि जो इंडिगो कल्टीवेशन थी वहाँ पे हमारा सिंथेटिक जो इंडिगो है उसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, उसकी वजह से जो इंडिगो की कल्टीवेशन थी, नेचुरल कल्टीवेशन हो रही थी, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। इसीलिए ये अनप्रॉफिटेबल हो गई थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड कम हो गई थी। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान और द ग्रेट ट्यूमुलेट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सो उल गुलान मेनली किससे रिलेटेड था? राइट आंसर यहाँ पे होगा बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1890 1900। बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट थी बिरसा मुंडा की, या मुंडा रेबेलियन था, इसको उल गुलान भी बोलते थे या फिर ग्रेट ट्यूमुलेट बोलते थे। नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। रखमाबाई केस मेनली किससे रिलेटेड था? पहला ऑप्शन दे रखा वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सो रखमाबाई केस अपना मेनली रिलेटेड था एज ऑफ कंसेंट और कंजुगल राइट से रिलेटेड। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। और रखमाबाई केस के बाद भी जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था ये पास किया गया था। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। स्टेटमेंट करेक्ट है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही जो गांधी है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड देर का विड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट है। जितने भी ऑर्डिनेंसेस या फिर लॉज उस टाइम पास किए गए थे उन सबको विड्रॉ किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। थर्ड दे रखा है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। पुलिस एक्सेस से रिलेटेड इंक्वायरी वहाँ पे नहीं की गई थी या फिर इससे रिलेटेड उसमें प्रोविजन नहीं था। फिर रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विथ वायलेंस। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो वायलेंस के अलावा बाकी सबको जो जेल में भेजा गया था उन सबको रिलीज कर दिया जाए। सो राइट हो जाएगा 1, 2 and 4। नेक्स्ट है वेलेस्ली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज। वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली ने 1800 में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसका मेन उनका मकसद था कि जो ब्रिटिशर्स है उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए, या फिर जो सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स है उनको ट्रेनिंग दी जाए इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंदन टू डू सो। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयमेंट। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का मेन मकसद था कि ब्रिटिश सिविलियंस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाए। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू बुक देसर कथा रिटन बाय द सखाराम गणेश देवसकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देर का इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। द यूज ऑफ देश बाय देवसकर वाज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड वाला अपना करेक्ट है। ये जो देश सब था ये सिर्फ बंगाल के नहीं था, ओवरऑल अपना इंडिया के लिए था। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड वाला अपन हटा देते हैं ऑप्शन। राइट आंसर अपना हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है द विठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स ग्रेट टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। विठल विध्वंसक किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? राइट आंसर होगा गोपाल बाबा वालंकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। फिर देखते हैं 2019 के पेपर से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड में अपना क्या आता है? न्यू वर्ल्ड में आता है जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड था। ये सब एरियाज अपने न्यू वर्ल्ड में आते हैं। ओल्ड वर्ल्ड में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये एरियाज अपने ओल्ड वर्ल्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है इनमें से कौन से प्लांट्स है वो न्यू वर्ल्ड में पहले उगाए जाते थे, वहां से फिर ओल्ड वर्ल्ड में लाए गए थे। तो इसमें देखे तो जो अपना टोबैको था, कोकोआ था और रबर था। ये 3 प्लांट जैसे है जो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में लाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोबैको, कोकोआ एंड रबर।
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1830। 1813 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोलीज को एंड कर दिया गया था, एक्सेप्ट दो चीज़ों के अलावा। एक तो अपना चाइना के साथ ट्रेड में, और एक चाय से रिलेटेड उनकी मोनोपोली को बरकरार रखा था। ये अपना एंड किया था 1833 के 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था। इसमें चाइना और टी से रिलेटेड जो ट्रेड मोनोपोलीज 1813 के एक्ट में बचाई रखी थी वो भी हटा दी गई थी। फिर इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडियन टेरिटरीज थी उन पे सोवरेनिटी किसकी रहेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहेगी या फिर ब्रिटिश क्राउन की रहेगी। फिर रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये चीज अपना जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में रेवेन्यू कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविजंस आ गए थे। सो ये 1813 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसंस क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। स्टेटमेंट करेक्ट है। स्वदेशी मूवमेंट में स्वदेशी को प्रमोट किया गया था, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज में जो आर्टिसंस और आर्ट क्राफ्ट है इन सबको रिवाइवल देखने को मिला था। फिर दे रखा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्टेटमेंट करेक्ट है। स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, जिसके तहत वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो एजुकेशन देने की स्टार्टिंग की गई। तो यहाँ पे अपने बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे रखे हैं। फिर है विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से रिलेटेड, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडेंचर्ड लेबर से रिलेटेड सबसे पहले किसी ने काम किया था, वो महात्मा गांधी थे 1900 सेंचुरी में। अफ्रीका में ये मेनली इससे रिलेटेड काम किया था। फिर है इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है वहाँ पे महात्मा गांधी इंडियंस को इनकरेज करते हैं कि आप वर्ल्ड वार 1 में पार्टिसिपेट करो और ब्रिटिशर्स की हेल्प करो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड दे रखा है कंसिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। तो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो सोल्ट लॉ वाला या फिर सोल्ट सत्याग्रह अपना हुआ था, दांडी मार्च होता है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। पर्सन दे रखा है और पोजीशन हेल्ड दे रखी है। श्री सर तेज बहादुर सापरू थे अपने प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन के, लिबरल फेडरेशन के। स्टेटमेंट करेक्ट है। केसी नियोगी ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, करेक्ट है। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे अपने तीनों करेक्टली मैच्ड है। राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 and 3। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेड्स ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी। स्टेटमेंट करेक्ट है। महात्मा गांधी ने 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। फिर दे रखा है ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्टेटमेंट करेक्ट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट भी थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। स्टेटमेंट करेक्ट है। रामास्वामी नायकर के द्वारा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्टार्टिंग की गई थी 1925 में। तो यहाँ पे अपने तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। नेक्स्ट है 2018 के पेपर से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड नहीं था? पहला ऑप्शन दे रहेगा टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस। ये करेक्ट है। सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड था कि इसमें जो ब्रिटिशर्स है वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके एक्सपेंसेस पे अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करते थे। सेकंड दे रखा टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, करेक्ट है स्टेटमेंट। टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। कंपनी की फिक्स इनकम से रिलेटेड सब्सिडी अलायंस नहीं थी। इसका मेन मकसद था कि जो एक तो फ्रेंच इन्वेजन होने वाला था या फिर फ्रेंच से जो डेंजर था ईआईसी को, उससे बचने के लिए, और दूसरा
कि ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को इस्टाब्लिश करने के लिए। सो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टू इस्टाब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट। सो इनकरेक्ट अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 2018 में, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया पे ब्रिटिश रूल का। पहला दे रखा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है ना कि इंक्रीज। फिर दे रखा है ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुई थी और वहाँ पे जो फैक्ट्रीज है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्टाब्लिशमेंट होती है और इंडिया में फैक्ट्रीज का डिक्लाइन देखने को मिलता है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्टेटमेंट करेक्ट है, कॉटन और इंडिगो से रिलेटेड लार्ज स्केल प्लांटेशंस होते हैं उसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में कॉमर्शियलाइजेशन देखने को मिलता है। फोर्थ ऑप्शन है रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। बंगाल से 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स के द्वारा मेनली कौन से आइटम्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। इसमें देखें तो रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम, शुगर, सोल्ट, जिंक, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस, टी, कॉटन, सिल्क, सोल्ट पीटर एंड ओपियम। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉटन, सिल्क, सोल्ट पीटर और ओपियम इन आइटम्स का एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से। अगला क्वेश्चन है इन द फेडरेशन इस्टाब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेजुडिटरी पावर्स वर गिवन टू। जो फेडरेशन बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, क्लास की स्टार्टिंग में अपन ने देखा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो फेडरेशन थी उसकी स्थापना की गई थी उसमें क्या क्या शामिल था। तो इसमें पूछ रखा है रेजुडिटरी जो पावर्स थे वो किसके अंडर में थे। राइट आंसर अपना होगा गवर्नर जनरल के अंडर में रेजुडिटरी पावर्स दिए गए थे गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। संथाल अपराइजिंग को टेकल करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेनली क्या एक्शंस ली थी। पहला दे रखा है टेरिटरीज कोल्ड संथाल परगनास वर क्रिएटेड, स्टेटमेंट करेक्ट है, संथाल परगनास के नाम पे अलग एरियाज क्रिएट किए गए थे। फिर दे रखा है इट बिकम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, संथाल नॉन संथाल्स को लैंड का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। राइट आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। संथाल्स इनकी जो लैंड थी उनको बोलते थे दामिन को एरियाज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का मेन इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री में उससे रिलेटेड है। एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर स्टूडेंट्स वुमेन्स इन नेशनल मूवमेंट। सेकंड है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन नेशनल मूवमेंट। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ऑप्शन सी। जो अपना चंपारण सत्याग्रह था इसके बाद से जो किसानों का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो इंटीग्रेशन है वो मेनली चंपारण सत्याग्रह के बाद भी देखने को मिला था। नेक्स्ट है इन 1920 विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रखा गया था। राइट आंसर इसमें हो जाएगा होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। 1920 में इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख दिया गया। फिर है रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, स्टेटमेंट करेक्ट है। वुड्स डिस्पैच अपना एजुकेशन से रिलेटेड था मेनली, तो इसमें ग्रांट इन एड से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वर रिकमेंडेड, स्टेटमेंट करेक्ट है। इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल लेवल्स पे ना होके ये सिर्फ हायर एजुकेशन लेवल पे था, और जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन होगी उसके लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज को ही प्रमोट किया गया। हायर एजुकेशन इंग्लिश में और प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना थर्ड वाला इनकरेक्ट है, बाकी 1 एंड 2 आर करेक्ट।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन मेनली कौन से एक्ट से हुआ था? पहला देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर एक्ट में प्रोविजंस दिए गए थे फंडिंग से रिलेटेड कि 1 लाख आपको अलग से फंड देना पड़ेगा एजुकेशन से रिलेटेड। फिर दे रखा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे। ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिशिस्ट कंट्रोवर्सी, ये भी अपना मेनली एजुकेशन से रिलेटेड ही कंट्रोवर्सी थी। सो ये तीनों ही चीज़ें अपनी इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड था। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड दे रखा है, उनके फाउंडर के नाम दे रखे आगे। संस्कृत कॉलेज एट बनारस विलियम जोनास। जो संस्कृत कॉलेज थी बनारस की, विलियम जोनास के द्वारा नहीं बनाई गई थी, ये थी जोनाथन डनकन के द्वारा। जोनाथन डनकन के द्वारा। फिर केलकटा मद्रासा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज ऑर्थर वेलेस्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज का अपने स्टार्टिंग की क्लास में देखा था, ऑर्थर वेलेस्ली नाम के, ये थे रिचर्ड वेलेस्ली। तो 1 और 3 इसमें इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन में देखे तो संस्कृत कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय जोनाथन डनकन द रेजिडेंट एट बनारस। फिर दे रखा है स्टेटमेंट 2 कलकत्ता मदरसा, यह बनाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज ये लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 में। नेक्स्ट है ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मेजिनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। स्टेड इन अमेरिका फॉर some time and was also elected to central assemblies. He was ये मेनली मेजिनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी, इनसे रिलेटेड जो बायोग्राफीज है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पूछा गया। राइट आंसर अपना होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा गेरिबाल्डी, मेजिनी, शिवाजी, इन सब पे बायोग्राफीज लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टाब्लिश्ड आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। फिर दे रखा है दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण। दीनबंधु ने जो नील दर्पण है ये लिखा था 1859 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंदमठ। आनंदमठ अपना लिखा गया था 1882 में। और सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज, ये बने थे 1863 में। सो अर्लीस्ट इवेंट अपनी हो जाएगी दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 2017 के पेपर से वो अमंग द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ रेतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। रेतवाड़ी जो सिस्टम था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तीनों सिस्टम अपन यहाँ पे देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। ये मेनली था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, यूनाइटेड प्रोविंस और नॉर्दर्न कर्नाटका में। 19% एरिया कवर करता था ब्रिटिश इंडिया का। इसमें नए सेक्शन बनाए गए थे जमींदार्स के, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। रेतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुंद्रो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1820 में। ये 12 महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ और लेटर मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, आसाम एंड कुर्ग, इन सब एरियाज में इसको स्प्रेड किया गया। सबसे ज़्यादा एरिया रेतवाड़ी सिस्टम कवर करता था 51%। इसमें अपन ने देखा 19% एरिया कवर करता था। वही मालवारी सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। प्रिवेलेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब। 30% एरिया ये कवर करता था। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापिस। किसने रेतवाड़ी सिस्टम लागू किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अपना। राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंद्रो के द्वारा। 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्बिट्ररी पावर टू मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, an intervention by British court in event of trade dispute, a system of tribunals and ban on strike। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था 1929 का, इसमें मेनली जो ट्राइब्यूनल्स था उन पे ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई और स्ट्राइक्स पर बैन लगा दिया गया था।
Next, consider the following statement. Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. So 1881 का जो अपना मेनली ये था, मिनिमम एज जो थी वर्किंग फैक्ट्रीज में उससे रिलेटेड था, ना कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, एम लोखंडे वाज ए पायनर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो 1881 का था ये रिपन के टाइम में आया था। दिस लेजिस्लेशन एम टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। दिस एक्ट अप्लाइज ओनली टू फैक्ट्रीज दैट यूज मैकेनिकल पावर एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 100 वर्कर्स। इट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 7। चिल्ड्रन बिटवीन 7 to 12 वर टू बी वर्क फॉर मैक्सिमम 9 आवर्स। तो ये वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड था, ना कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायआर्की रेफर्स टू। डायआर्की से क्या मीनिंग है यहाँ पे? पहला ऑप्शन दे रखा है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। सेकंड दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड दे रखा है हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंडन एंड वन इन दिल्ली। फोर्थ दे रखा है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, एक होते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक होते थे रिजर्व सब्जेक्ट। इसी को डायआर्की बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927। बटलर कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बटलर कमेटी के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। बटलर कमेटी के ऑब्जेक्टिव में पहला ऑप्शन दे रखा है डिफाइन द जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेकंड दे रखा है डिफाइन द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। थर्ड दे रखा है इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस। फोर्थ दे रखा है इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। सो यहाँ पे राइट आंसर अपना ऑप्शन डी है। बटलर कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, उससे रिलेटेड इसमें रिकमेंडेशंस दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बटलर कमेटी के ऑब्जेक्टिव। फिर विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला दे रखा म्यूटिनी इन इंडियन रॉयल इंडियन नेवी। सेकंड दे रखा क्विट इंडिया मूवमेंट। थर्ड दे रखा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनको अपने को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होता 1932 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च होता है। रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी है ये होती है 1946 में। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 3, 2 एंड 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। गजलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इसमें देखो तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, स्टेटमेंट करेक्ट है। यह बनाई गई थी 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन। राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मद्रास महाजन सभा है इसके फाउंडर्स देखे तो गजलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी नहीं थे इसमें। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 1 and 3 ओनली। मद्रास महाजन सभा का देख लेते हैं, 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर में एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू, ये 3 लोग थे जिन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 1 and 3 ओनली। फिर 2016 के पेपर से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे ये मेनली किससे रिलेटेड थे? राइट आंसर यहाँ पे होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन रीजंस फॉर स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में, वहाँ पे कांग्रेस में डिवीजन हो जाता है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनमें डिवीजन देखने को मिलता है, वहाँ से कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। ये डिवीजन का मेन रीजन क्या था वो पूछ रखा है। पहला दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका सूरत स्प्लिट से कोई लेना देना नहीं था। फिर एक्सट्रीमिस्ट लेक ऑफ फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ये अपना यहाँ पे करेक्ट है।
जो मॉडरेट्स थे वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, जो पेटिशन वाला सिस्टम चल रहा था। तो एक्सट्रीमिस्ट इससे खुश नहीं थे, वो चाह रहे थे कि ऑल इंडिया मूवमेंट होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे स्प्लिट होता है। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी बी। नेक्स्ट है द स्वदेशी एंड बॉयकट वर एडोप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। स्वदेशी और बॉयकट वाला जो मेथड था वो सबसे पहले कौन से मूवमेंट में एडोप्ट किया गया था? राइट आंसर अपना होगा बंगाल के पार्टीशन के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट आता है, एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के बाद ये दोनों मेथड अपनाए जाते हैं। अगला द प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स इनविसेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन ने मेनली क्या कहा था कि इंडिया को वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। क्रिप्स मिशन की थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल टू सीक इंडिया सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वार सेकेंड। इसमें इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप एंड इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद यूएन एंड कॉमनवेल्थ नेशंस। तो ये अपना क्रिप्स प्रपोजल से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो सत्यशोधक समाज मेनली कौन से एरिया में ऑर्गेनाइज हुआ था ये हमें पता होना चाहिए। ये अपना था महाराष्ट्र से रिलेटेड और वहां पे भी एंटी कास्ट मूवमेंट था। कब शुरू हुआ था? 1873 में ज्योति राव गोविंदराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जिसका मेन जो मोटिव था वो था एंटी कास्ट मूवमेंट। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबोव। सो तीनों में से केशव चंद्र सेन किससे रिलेटेड थे मेनली? राइट आंसर अपना यहाँ पे होगा ऑप्शन 2 एंड 3। कैलकाटा यूनिटेरियन जो कमेटी थी इससे रिलेटेड केशव चंद्र सेन, इसकी स्टैब्लिशमेंट में उनका योगदान नहीं था। बाकी देखें तो टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इससे रिलेटेड केशव चंद्र सेन का योगदान रहा था। इनकी थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन आचार्य ऑफ बर्मो समाज इन 1858। फिर है कि स्प्रेड द आइडियाज ऑफ समाज आउटसाइड बंगाल, जिसमें बॉम्बे पंजाब इन सब एरियाज में। उसके बाद इन्होंने बर्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 2015 से विच ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? दादा भाई नारोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्ता। तो इनमें से कौन कौन से इंडिया में जो इकोनॉमिक जो कॉलोनियलिज्म था उसके मेनली क्रिटिक्स थे? राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों ही अपने इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे। दादा भाई नारोजी, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रोमेश चंद्र दत्ता, आर.सी. दत्ता के द्वारा लिखी गई थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वी जोशी इनके द्वारा। और फिर हो गए जस्टिस एम.जी. रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब अपने अदर इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म के क्रिटिक्स थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड वाइस राय। सो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसमें प्रोविंसेस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनमें सब्जेक्ट्स के डिवीजन का क्लियर कट प्रोविजंस दे रखे थे। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू ए स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन एमरजेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन में पूछ रखा है मेनली कौन से मूवमेंट के बाद जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। तो राइट आंसर अपना होगा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1907 में सूरत स्प्लिट कांग्रेस का डिवीजन देखने को मिलता है। फिर विथ रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द रोलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, स्टेटमेंट करेक्ट है। रोलेट जो एक्ट था ये सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था या फिर इंप्लीमेंट किया गया था। रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग, स्टेटमेंट करेक्ट है। रोलेट सत्याग्रह के साथ में गांधी जी ने होम रूल लीग को मर्ज करके इसको यूटिलाइज किया था और इसका नाम भी फिर चेंज करके स्वराज्य सभा रखा था। फिर डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रोलेट सत्याग्रह, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साइमन कमीशन अपना आया था 1927 में और रोलेट सत्याग्रह अपना होता है 1919 में, रोलेट एक्ट आने के बाद में। सो राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली।
नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, पहला ऑप्शन दे रखा है इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। सेकंड दे रखा है इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स। थर्ड दे रखा है इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। सो ये तीनों ही सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, तीनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। सोशलिस्ट पार्टी का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये स्थापना की गई थी इसकी 1934 में आचार्य नारायण देव एज ए प्रेसिडेंट एंड जयप्रकाश नारायण एज ए जनरल सेक्रेटरी के रूप में। नेक्स्ट है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ए मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सोल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। सो जो तंजौर कोस्ट था वहां पे जो सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर अपना होगा सी राजगोपालाचारी के द्वारा। अदर लीडर्स का भी दे रखे सी राजगोपालाचारी। इन्होंने तो मेनली जो तिरुचिरापल्ली या तंजौर कोस्ट यहाँ पे जो सोल्ट सत्याग्रह था वो किया था। मालाबार कोस्ट पे थे के कलप्पन। उड़ीसा में थे उड़ीसा में थे गोपाल बंधु चौधरी। बिहार में थे नॉन चौकीदारी टैक्स से रिलेटेड। पेशावर में बादशाह खान या खान अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। दार्चना में सरोजनी नायडू के द्वारा। और नागालैंड में रानी गेदिनीलू के द्वारा। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन आईसीएस। सेकंड और थर्ड इसमें इनकरेक्ट है क्योंकि मेनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था कैबिनेट मिशन। इसमें जुडिशरी या फिर आईसीएस से रिलेटेड प्रोविजन से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन ओनली। Next, consider the following statement. First woman president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. The first Muslim president of Indian National Congress was Badruddin Tayyib. So first जो महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है पहली महिला के तौर पे। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर सेशन में ये प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी ओनली करेक्ट हो जाएगा, बी टू ओनली। नेक्स्ट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशंस टू अनेक्स टू इंडियन स्टेट्स। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन हुआ था इसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि अब से इंडिया में नए टेरिटरीज को अनेक्स नहीं किया जाएगा। फिर है टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको कम्प्लीटली एबोलिश करके वहाँ पे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था उसके अंडर में इंडियन जो टेरिटरीज थी उसको ला दिया गया। फिर है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था वो पहले एबोलिश कर दिया गया था। जो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद से इसको प्योरली पॉलिटिकल बॉडी के रूप में रखा था। इसके जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे वो सब खत्म कर दिए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में ये कब तक रहा था? तो 1911 में आते हैं अपने किंग जॉर्ज 5। उन्होंने आके जब दिल्ली दरबार लगता है तो वहाँ पे इन्होंने बंगाल का जो पार्टीशन था उसको वापस हटा दिया और उसी के साथ दूसरी अनाउंसमेंट वो करते हैं, दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाते हैं। उससे पहले कोलकाता कैपिटल थी, 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाते हैं और बंगाल का विभाजन था उसको कैंसिल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट इन रॉयल दरबार दिल्ली इन 1911। फिर गदर वाज ए गदर रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ हेडक्वार्टर एट बर्लिन, कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विथ हेडक्वार्टर एट ताशकंद। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 1 रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। और इसका अभी हमने देखा एक इसमें मेन लीडर अपने थे रास बिहारी बोस। बाकी देखे तो रामदास पुरी थे, डी कुमार थे, ताराकांत दास थे, सोहन सिंह भाकना थे, लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इज ए सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके बाद इन्होंने अनाउंस किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसी वजह से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 26 जनवरी को एज रिमेंबरिंग डेट के रूप में याद रखने के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडोप्टेड एज गोल ऑफ कांग्रेस। फिर रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड फॉर रेड क्लिफ कमेटी के द्वारा रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर था। तो राइट आंसर हो जाएगा टू डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर 2013 से इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू इल्बर्ट बिल आया था अपना, मेनली कि जो पहले ये था कि जो यूरोपियंस के खिलाफ अगर कोई केस होता है तो उसमें इंडियन जजेस उनके खिलाफ सजा उनके खिलाफ जो एक्शन है वो नहीं ले सकते थे। इल्बर्ट बिल में ये प्रोविजंस थे कि जो यूरोपियंस है उनका ट्रायल इंडियन जजेस भी कर सकते हैं या इंडियन जजेस भी उनको पनिश कर सकते हैं। सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अपनी थी मेनली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था 1883 में। नेक्स्ट है डिमांड फॉर तेभग्गा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज तेभग्गा का मीनिंग होता है अपना 1/3। सो जो पीजेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे जमींदारों से कि 1/2 क्रॉप का शेयर लेने के बजाय 1/3 शेयर ले लिया जाए। सो राइट आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंड लॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 टू क्रॉप टू 1/3। सो 1/2 शेयर की बजाय 1/3 शेयर के रूप में तेभंगा मूवमेंट अपना स्टार्ट हुआ था। मेनली ये रिलेटेड था बंगाल प्रोविंस से रिलेटेड 1946 में हुआ था। फिर द पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों एगिटेशन हुआ था, मेन रीजन इसका क्या था। 1919 में अपना आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें प्रोविजन था कि 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए या फिर एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी। तो इसके लिए 1927 में कमीशन बनाई जाती है साइमन कमीशन, जिसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे या फिर यूरोपियंस थे, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इसलिए इंडिया में इसका एगिटेशन होता है, क्योंकि अगर आप नए एक्ट ला रहे हो तो कम से कम इंडिया वालों से तो उनकी सजेशन ली जाए, कमिटी में उनके मेंबर्स भी होने चाहिए। सो राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रेस्पॉन्स टू, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था अपना क्रिप्स प्रपोजल के, क्रिप्स प्रपोजल आया था 1942 में, जिसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, वो भी वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद। सो इसके खिलाफ फिर भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। फिर एनी बेसेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट, स्टेटमेंट करेक्ट है। 1916 में इन्होंने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी, स्टार्ट किया था। फिर है फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। इनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल ओलकोट के द्वारा। फिर है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्टेटमेंट करेक्ट है। ये अभी अपने स्टार्टिंग में देखा एक PYQ में कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था कि फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू थी, उसमें मैंने आपको बताया कि एनी बेसेंट पहली प्रेसिडेंट बनी थी, महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। राइट आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रोविंसेस वर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रोविंसेस से जो मेंबर आ रहे थे वो किस तरीके से आ रहे थे। सो राइट आंसर इसमें अपना होगा इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके द्वारा मेंबर इलेक्ट करके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें भेजे गए थे। इसके साथ अपना मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, टोटल अराउंड 80 क्वेश्चंस के करीब है इसमें। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चंस के नीचे दे रखी है, मैंने आपको मोस्टली आंसर बताया और साथ में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे बता दी गई है। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हम बाकी सब्जेक्ट्स की PYQ सीरीज भी जल्दी अपलोड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज हम करेंगे। अगला एंशिएंट मिडाइवल का करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर, और इस तरीके से प्री से पहले अपन कंप्लीट PYQ कर लेंगे 2013 से 2024 तक का। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।